नंदनपुर नाम के गांव में टुन्नू और उसका परिवार रहते थे। टुन्नू के परिवार में उसकी पत्नी टुनटुनी और उसका 2 साल का बेटा बंटी रहता था। टुन्नू बेहद गरीब था। दिन में वो पास के जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता और शाम को उन्हें गांव के बाजार में बेचता। टुन्नू जो थोड़े बहुत पैसे कमाता, उनसे वो अपने परिवार के लिए राशन का सामान लेकर घर चला जाता। चाहे आंधी आए या तूफान, इसी तरह टुन्नू रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाता और गांव के बाजार में बेचता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोज की तरह टुन्नू लकड़ियां लेकर बाजार गया, लेकिन दिन भर उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है आपने। अगर आज लकड़ी ना बिकी तो मेरी बीवी बच्चे को भूखा सोना पड़ेगा। थोड़ी देर में एक भिखारन गरीब गौरी कौवी टुन्नू के पास आई। भैया, क्या आप मुझे ये लकड़ियाँ दे सकते हैं? मेरे घर पर आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हाँ बहन, ये तुम रख लो। गौरी वो सारी लकड़ियाँ ले गई। आज फिर मेरा परिवार भूखा ही सोएगा, हे प्रभु। ये सोचकर परेशान टुन्नू घर की तरफ निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे 3 जादुई घर दिखे, जिसमें से एक सोने का घर था। वहाँ जाके टुन्नू बोला, अरे इस रास्ते में मैंने तो पहले कभी ये घर नहीं देखा। तभी जादुई सोने का घर बोला, हाँ टुन्नू, मैं सिर्फ उसे ही दिखता हूँ जो दूसरों की कोई मदद करते हैं। इस जादुई घर में तुम अपने घर से कोई भी 10 साल या उससे पुरानी चीज लाओगे तो वो सोने में बदल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम इस सोने के घर में आ चुके हो तो अब तुम बाकी के 2 घरों में नहीं जा सकते। इसके बाद टुन्नू अपने घर चला गया और अपने पिता की पुरानी कटोरी उठाकर ले आया, जिसमें उसके पिता खाना खाते थे। वो कटोरी सोने की बन गई। टुन्नू अब रोज लकड़ियां बेचने जाता और वापस घर आते वक्त रास्ते में अपने घर की किसी पुरानी चीज को सोने का बना देता। ओ भैया, इस सोने के कंबल का कितना दोगे? टुन्नू जी, इसके तो पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन तब तक टुन्नू के मन में लालच आ गया था। टुन्नू अपनी पत्नी से बोला, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? अब तो हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 10 साल या उससे पुरानी है। तुम एक काम करो, पड़ोस के मिट्टू तोते के घर से कोई ऐसी चीज चुरा लो जो 10 साल या उससे पुरानी हो। टुन्नू की पत्नी टुनटुनी ने ऐसा ही किया। वो मिट्टू तोते के घर से एक बक्सा चुरा लाई। टुन्नू चुराए हुए बक्से को टुनटुनी के साथ जादुई सोने के घर में ले गया, लेकिन बक्सा तो वैसा ही रह गया, मगर टुनटुनी सोने में बदल गई और सोने का वो जादुई घर गायब हो गया। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं लालच नहीं करूँगा। मेरी पत्नी मेरी सब कुछ है। आप इसे ठीक कर दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि अब से जिंदगी में कभी लालच नहीं करूँगा। तभी वहाँ तेज रोशनी चमकी। टुन्नू, तुम एक नेक पक्षी हो, फिर भी तुमने लालच किया। मैं तुम्हारी पत्नी को इस बार तो ठीक कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अब तुम इस जादुई घर को कभी भी देख नहीं पाओगे। टुनटुनी फिर से पहले जैसी हो गई और टुन्नू के परिवार ने अब तक जो पैसे जमा किए थे, उनकी मदद से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।
सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और शाम को अपने घोंसले में लौट आते थे। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बंटी, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब उसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगने में कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी। तभी बंटी कबूतर कहता है, हाँ टूनी, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूं। पढ़ाई तो दूर की बात है, 2 टाइम का खाना भी महंगा पड़ता है। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय सुंदरी वहाँ से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तब वहाँ रुक जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कौवी कहती है, देख टुनटुनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब मत कर, मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम भिखारियों को यहाँ देखा तो मैं रुक गई। तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई दूसरा धंधा करो। कौन सा धंधा करो सुंदरी बहन? हम जैसे गरीब को कोई यहाँ काम नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से तुम जा रही हो वो काम पूरा होगा। टुनटुनी, तू भी क्या याद करेगी? ये ले, मेरे पास एक लॉटरी की टिकट पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले खरीदी थी, लेकिन कालू कोए ने मुझे जबरदस्ती दे दिया। शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी लॉटरी का टिकट टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। लॉटरी का टिकट लेकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। सुंदरी कौवी के जाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुना था सुंदरी कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया। तुम इस लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, अपने घोंसले में चलते हैं। दोनों अपने घोंसले में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया संभाल कर टिकट को एक कोने में रख देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों को टिकट के बारे में याद ही नहीं होता। जब एक दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने के लिए जा रहे थे तब पिंकी चिड़िया कहती है, पापा मैं ये कागज ले लूं, इसे हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। तब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि पिंकी लॉटरी की टिकट लेकर उसके पास खड़ी है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी से लॉटरी की टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी की टिकट के बारे में भूल ही गई थी। बंटी, तुम अपने इस लॉटरी की टिकट को ले जाकर देखो, इस टिकट का क्या परिणाम आया है। बंटी उस टिकट को लेकर कालू कोई के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी के नंबर को मिलाकर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है। कालू लॉटरी के नंबर को मिलाता है और बंटी कबूतर को बताता है। अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लगी है, तुम्हारे तो दिन फिर गए। बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी खुशी खुशी 10 लाख रुपए लेकर अपने घोंसले में आता है। बंटी के हाथ में रुपए से भरा बैग देखकर टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। उसकी इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इस पैसों से बड़ा सा बिजनेस कर लो। अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। साथ ही जंगल के पक्षियों की मदद भी करने लगते हैं। ये कहानी है एक मेहनती चिड़िया और सुस्त कौवे की। कौवा अपने आलस के कारण दिन भर अपने छोटे से टूटे फूटे तिनकों के बने घोंसले में सोया रहता था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया थी जो हर वक्त काम में लगी रहती थी। टुनटुनी सोचती है, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना है, अगर तेज आंधी आई तो ये टूट जाएगा। मुझे अपने घर को जल्द ही पक्का करना होगा, नहीं तो आंधी तूफान में मैं कहाँ रहूंगी।
टुनटुनी दिन भर मेहनत करके घर को पक्का करने का सामान इकट्ठा करती है और फिर अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाकर तैयार करती है। टुनटुनी बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो पड़ोस के आलसी कालू कौवे को मिठाई देने जा रही थी। टुनटुनी को मिठाई लेकर आता देख कालू कौवा सोचता है, ये टुनटुनी की बच्ची, लगता है इसे अच्छे से बात करनी होगी। इतनी ताजी ताजी रसीली मिठाइयों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये लो कालू भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। हाँ हाँ, लाओ चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कालू जल्दी जल्दी सारी मिठाइयाँ सफा चट कर देता है। अरे कालू भैया, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं ये मिठाई किस लिए लाई हूँ। अरे वो मैं भूल गया था। चलो तुम मुझे कभी और बता देना। अब तुम जाओ, मेरे सोने का टाइम हो गया है। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टुनटुनी सोचती है, अरे ये कौवा तो बड़ा ही खड़ूस निकला। ना बैठने को बोला, ना ही मुबारकबाद दी, बस मिठाई खा ली। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में कौवे का घोंसला टूटकर बिखर जाता है, लेकिन पड़ोस में रह रही टुनटुनी आराम से अपने पक्के घर में रह रही होती है। कालू कौवा तेजी से उड़कर टुनटुनी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ चिड़िया बहन, मेरा घोंसला टूट गया है, दरवाजा खोलो। टुनटुनी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने कालू कौवे को बारिश के रुकने तक अपने आलीशान घर में रहने की इजाजत दे दी। कालू भैया, आप बारिश रुकने तक यही रह लो। जैसे ही बारिश खत्म होगी, हम दोनों मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत करेंगे। टुनटुनी कालू के लिए स्वादिष्ट पकवान लाती है और रात के खाने के बाद नरम बिस्तर लगा देती है। इतना आलीशान घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे मैं इस चिड़िया के मकान में रह जाऊं। 3 दिन गुजर जाते हैं। बारिश रुक चुकी थी। कालू भैया, अब बारिश रुक चुकी है, चलो हम दोनों मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत कर दें। चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, आप आराम करो, मैं कुछ काम खत्म करके बाहर से आती हूँ। टुनटुनी बाहर जाकर कालू कौवे के टूटे हुए घोंसले को नया कर देती है। इधर कालू टुनटुनी के जमा किए सारे पकवान को सफा चट कर देता है। टुनटुनी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी कालू कौवे को उसका नया घोंसला दिखाती है और फिर अपने घर चली जाती है। ये चिड़िया तो चालाक निकली, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात का खाना तो मैं इसी के घर खाऊंगा। रात होते ही कालू फिर से टुनटुनी के दरवाजे को खटखटाता है। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। कौवा अंदर आता है। अब क्या हुआ कालू भैया? अब तुम तो जानती ही हो चिड़िया बहन कि मुझ गरीब का तुम्हारे जैसा पक्का घर नहीं है। खुले में सोता हूँ तो सांप बिच्छू का डर लगा रहता है। आज एक बड़ा सांप मुझे काटने ही वाला था कि मैं उड़कर तुम्हारे पास आ गया। ठीक है कालू भैया, आप आज रात को यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कौवा मजे से स्वादिष्ट पकवान खाता है और फिर नरम बिस्तर पर सो जाता है। टुनटुनी को सुस्त कौवे पर शक होता है। लगता है इस कौवे को मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है। कल मुझे इस पर छुपकर नजर रखनी होगी। अगले दिन सुबह टुनटुनी झाड़ियों में छुपकर कालू कौवे को देखती रहती है। कालू कौवा अपने ऊपर लाल रंग लगा लेता है। आज मैं फिर से इस चिड़िया की बच्ची को कहूँगा कि मुझ पर एक बाज ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं जख्मी हो गया। बेवकूफ चिड़िया। टुनटुनी सोचती है, अच्छा तो ये बात है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कौन बेवकूफ है, सुस्त आलसी कौवे। रात हो जाती है। जैसे ही कौवा टुनटुनी के घर के पास पहुँचता है, टुनटुनी घर के बाहर निकलती है और कहती है, कालू भैया, इस घर में मैंने आज प्रेत आत्मा को देखा है। मुझे डर है कि वो हमें जान से मार देंगे, इसलिए मैं ये घर और ये पेड़ छोड़कर जा रही हूँ। टुनटुनी के जाने के बाद कालू, ये बेवकूफ प्रेत आत्माओं पर विश्वास करती है। चलो अच्छा है, अब ये आलीशान घर मेरा हुआ। आधी रात को टुनटुनी छुपकर गेट खटखटाती है। कालू डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। कौन है बाहर? मैं भूत हूँ मूर्ख, तू अपने आप को शाना समझता है। अगर तू सुबह तक ये पेड़ छोड़कर नहीं गया तो तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी।
कालू थर-थर कांपने लगता है। ठीक है, मैं सुबह होते ही इस पेड़ को छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। सुबह हुई और सुस्त कालू कौवा दुम दबाकर घोंसले से दूर चला गया। आलस के कारण उसे अपने तिनके के घोंसले को भी गंवाना पड़ा। रात के 10 बज रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनी ने अपनी दोनों बेटियों को खाना खिला दिया था। बड़ी बेटी खाना खाकर ऊपर बेड पर सो गई थी और टुनी की 4 साल की बेटी पिंकी माँ के गोद में लेटी हुई है और चिड़िया माँ उसे लोरी सुना रही है। सो जा पिंकी सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मम्मी डैडी आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे, सो जा पिंकी सो जा। माँ की लोरी सुनकर पिंकी भी सोने लगती है। यह देखकर टुनी भी अपनी बेटी के बगल में सोने की तैयारी करने लगी। तेज बारिश और बिजली की आवाज के कारण टुनी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से पीटने लगा। टुनी, सुन रही है तू? दरवाजा खोल, दरवाजा। तेज आवाज सुनकर टुनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जैसे तैसे डरते हुए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका मकान मालिक सेठ करकनाथ 3 चिड़ों के साथ बाहर बारिश में छाता लेकर खड़ा है। क्यूरी, क्या कर रही थी तू? मुझे इतना इंतजार करना पसंद नहीं, समझी? मालिक, मैं अभी सोई थी, लेकिन मैंने जैसे ही आपकी आवाज सुनी मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। टुनी की बातों को सुनकर करकनाथ सेठ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, ज्यादा बातें मत बना और फटाफट अपने 3 महीनों का किराया निकाल। टुनी ने 100 के 4 नोट करकनाथ को दे दिए और टुनी करकनाथ के पैरों पर गिर गई। 100 के 4 नोट को देखकर करकनाथ का दिमाग गर्म हो गया। ये कितने दे रही है तू मुझे? 400 रुपए? दिमाग खराब हो गया है तेरा? 3 महीने का किराया 4000 रुपए है और तू मुझे 400 रुपए दे रही है। बाहर तेज आवाज सुनकर टुनी की दोनों बेटियां जग गईं और डर कर अपनी माँ से लिपट गईं। टुनी करकनाथ के सामने रोने लगती है। साहब, अभी मेरे पास जितने पैसे हैं मैं वो सब आपको दे दिए। मैं जल्द ही आपके बाकी के पैसों को भी चुका दूंगी। कृपया करके इस विधवा पर थोड़ी दया करिए साहब, थोड़ी दया करिए। धंधे में कोई दया बया नहीं होती है टुनी। बात कुछ नहीं, अभी सारे पैसे दे वरना अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल जा मेरे मकान से। टुनी के पास पैसे थे नहीं। वो लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन सेठ का कलेजा पत्थर का था। तेज आंधी तूफान ने उसे टुनी और उसकी दोनों मासूम बेटियों को बाहर निकाल दिया। टुनी की छोटी बेटी पिंकी अपने मृत पिता की तस्वीर को उठाकर साथ ले जाने लगी तो करकनाथ ने उसके हाथ से उस तस्वीर को छीन लिया। बदली लड़की, बोला था ना किसी भी सामान पर हाथ मत लगाना। और ऐसा कहकर उसने पिंकी से उसके मृत पिता की तस्वीर को लेकर जोर से फेंक दिया, जिससे उसके पिता की तस्वीर चकनाचूर हो गई। टुनी और उसकी दोनों बेटियों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसे वाले लोगों के आगे गरीब सिर्फ दुख सह सकता है। तेज आंधी तूफान में टुनी अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पर चलने लगी। टुनी लगातार रोई जा रही थी। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे माँ? टुनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। टुनी अपनी बेटियों के साथ सड़क किनारे ही सो गई। अगले दिन टुनी अमीर सेठ सेठानियों के घर में बर्तन धोना और झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगी। पूरे दिन उसने काम किया। उस रात भी वे सभी सड़क किनारे ही बैठे हुए थे। दिन भर की कमाई के पैसों से रोटी और सब्जी उन्होंने खरीदी थी। माँ, मिर्ची चली गई मुंह में, बहुत तीखा लग रहा है। रुक, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, तू यहीं रुक, सारा दिन काम करके तुम थक गई हो। मैं पिंकी को रोड के उस पार वाले नल से पानी पिलाकर लाती हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे लिए एक बोतल पानी लेते आना। दोनों बहनें साथ में रोड के उस पार पानी लेने चली जाती हैं। दोनों ने नल से बोतल में पानी भरा और पिंकी ने पानी पी लिया। अब अच्छा लग रहा है। बहुत तीखी मिर्च थी दीदी। चलो अब माँ के पास चलो। कहते हैं किस्मत खराब होती है तो आप सो रहे होंगे तब भी आपके साथ कुछ बुरा ही हो जाएगा। कुछ ऐसा ही टुनी के साथ होने वाला था। वो सड़क किनारे बैठी हुई थी, तभी भूखेबाज ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे टुनी की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। पिंकी, बेटी तुम दोनों ठीक से रहना बेटी। माँ की आवाज सुनकर दोनों भागी वहाँ पहुँचती हैं, लेकिन तब तक टुनी जा चुकी थी। माँ पानी पी लो, माँ पानी पी लो, उठो ना माँ, उठो। माँ के जाने के बाद दो छोटी बच्चियों के कंधे पर एक ऐसा बोझ विधाता ने दे दिया था जिसे उठाने के लायक दोनों में से कोई भी नहीं थी। एक रात की बात है, वो दोनों सड़क किनारे लेटी हुई थी।
दीदी, हम दोनों ऐसे सड़क किनारे लेटे हुए हैं, क्या हम दोनों को भी बाज उठाकर ले जाएगा? क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। बड़ी बहन उठकर पिंकी के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। नहीं बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपना घर बनाएंगे। हाँ दीदी, मुझे घर में रहना है या सड़क पर नहीं। बड़ी बहन चिंकी ने कह तो दिया था कि वो अपना घर बनाएगी, लेकिन कैसे? घर बनाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। दोनों बहनों ने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर दिया। दोनों बहनें सारा दिन कबाड़ गई तो वहाँ एक ग्राहक आया। अरे टुन्नू सेठ, सुना है कबाड़ बेच कर बहुत पैसा छापा तुमने। सुना है तुमने फिर से नया मकान खरीदा है। कबाड़ से मकान? ये बात बड़ी बहन की जहन में घूमने लगी। उसने सोचा कि जो बोतल वो इकट्ठा करती है उनमें से कुछ वो बेच दे और बाकी की बोतल से अपना प्लास्टिक बॉटल हाउस बनाए। उन दोनों बहनों ने जमा की हुई प्लास्टिक की बोतल से अपना घर बनाना शुरू कर दिया और कड़ी मेहनत के बाद दोनों ने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। ले बहना, अब हमारा प्लास्टिक बॉटल हाउस तैयार हो गया है। अब यहाँ पर कोई मकान मालिक हमें तंग करने नहीं आएगा और यहाँ बास भी हमें नहीं देख पाएगा। दोनों बहनें अब उसी घर में रहती हैं और दिन में कबाड़ बेचने का काम करती हैं। उन्होंने इस समाज में निडर होकर जीना सीख लिया।